हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डाउट नट की क्लास में। बच्चों, आज हम संबंध और फलन का तीसरे नंबर का लेक्चर देखने जा रहे हैं, जिसमें बच्चों मैं आपको समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल, संबंध तथा संबंध के प्रांत, सहप्रांत व परिसर के बारे में बताऊंगा। जैसा कि बच्चों हमने पिछले दो लेक्चर में समुच्चय का रिवीजन किया था, अब आज की क्लास में हम क्लास 11th में आपने संबंध के बारे में जितनी भी बातें पढ़ी हैं उस सब को रिवाइज करेंगे। बच्चों, रिवीजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आपको क्लास 12th अच्छे से समझ में आ पाएगी। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों को चीजें याद हों, बट अधिकांशतः बच्चे चीजें भूल जाते हैं और काफी सारे बच्चे क्लास 11th पर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि वो बोर्ड की क्लास नहीं होती है, उन्हें उस टाइम पर उस क्लास का महत्व नहीं पता होता है। बट बच्चों, मैं आपको बता दूं कि क्लास 12th की मैथ काफी हद तक क्लास 11th पर आधारित है, तो इसलिए जब जब जरूरत पड़ेगी हम क्लास 11th का रिवीजन करेंगे। ठीक है, और संबंध और फलन को समझने के लिए तो जरूरी है कि हम क्लास 11th के पहले और दूसरे अध्याय का अच्छे से रिवीजन कर लें। ठीक है बच्चों, तो इसलिए अभी भी हमारी क्लास 11th के रिवीजन की क्लास है। आज भी मैं आपको पूरा क्लास 11th का रिवीजन ही कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये बता देता हूं कि इस अध्याय के अंतर्गत हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पिछली क्लास तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं और आगे की क्लासेज में हम कौन कौन से और टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो देखो, इस अध्याय के आरंभ में हमने समुच्चय का रिवीजन किया था, जिसमें सबसे पहले हमने जाना था समुच्चय को, कि समुच्चय क्या होता है, कैसे उसको निरूपित किया जाता है, निरूपण की विधियां क्या क्या होती हैं, समुच्चयों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, उप समुच्चय क्या होता है, घात समुच्चय क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है। इसके अलावा समुच्चयों के ऊपर संक्रियाएं कौन कौन सी लगती हैं, जैसे कि समुच्चयों का सम्मिलन कैसे करते हैं, समुच्चयों का अंतर कैसे निकालते हैं, समुच्चय का पूरक कैसे ज्ञात किया जाता है, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कैसे ज्ञात करते हैं और इनके गुणधर्म। ठीक है, ये सारी बातें बच्चों हमने पिछली क्लास तक कर ली थी। अब आज से बच्चों हम आरंभ करने जा रहे हैं संबंध को। ठीक है, अब संबंध में सबसे पहले हम समझेंगे समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। इसके बाद फिर बच्चों हम संबंध के बारे में जानेंगे कि संबंध क्या होता है। फिर इसके बाद हम संबंध का प्रांत, सहप्रांत व परिसर देखेंगे। फिर इसके बाद हम बात करेंगे संबंधों के प्रकार के बारे में। ठीक है, फिर इसके बाद बच्चों हम आरंभ करेंगे फलन को। अब फलन में भी सबसे पहले हम थोड़ा रिवीजन करेंगे क्लास 11th का, उसके बाद फिर हम क्लास 12th के टॉपिक्स को आरंभ कर देंगे। ठीक है, तो फलन में भी सबसे पहले हम समझेंगे फलन क्या होता है, उसके बाद हम फलन का प्रांत, सहप्रांत व परिसर देखेंगे। फिर उसके बाद हम फलनों के प्रकार देखेंगे। फिर उसके बाद हम फलनों का संयोजन, और फिर लास्ट में हम प्रतिलोम फलन के बारे में बात करेंगे। और फिर बच्चों एक और टॉपिक देखेंगे हम, जिसका नाम है द्विआधारी संक्रियाएं। ठीक है, तो ये टॉपिक है जो कि हम इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब आज की क्लास में बच्चों में सबसे पहले तो आपको बताऊंगा क्रमित युग्म के बारे में कि क्रमित युग्म क्या होता है। इसके बाद हम क्रमित युग्मों की समानता की कसौटी देखेंगे। फिर इसके बाद हम समुच्चयों का कार्तीय गुणन देखेंगे। फिर इसके बाद हम कार्तीय गुणन का निरूपण देखेंगे। फिर इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे संबंध के बारे में कि संबंध क्या होता है। अब यहाँ पर हम संबंधों की संख्या भी देखेंगे कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंधों की कितनी संख्या होती है, इसका हम यहाँ पर एक सूत्र देखेंगे। फिर इसके बाद हम संबंधों का निरूपण देखेंगे कि संबंध को निरूपित कैसे किया जाता है। और फिर लास्ट में बच्चों हम संबंध के प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक है बच्चों जो कि हम इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब बच्चों हम आरंभ करते हैं अपनी आज की क्लास को। सबसे पहले बच्चों हम समझते हैं क्रमित युग्म को कि क्रमित युग्म क्या होता है। ठीक है,
वैसे तो आप में से काफी सारे बच्चों को पता होगा और वैसे तो आप क्लास 11th में इसको पढ़ के आ भी चुके हो, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं कि क्रमित युग्म क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब जैसा कि बच्चों यहां पर नाम से पता लग रहा है क्रमित, क्रमित मतलब यहां पर क्रम का महत्व है, क्रम का महत्व है, ठीक है। अब युग्म का क्या मतलब होता है? युग्म का मतलब होता है बच्चों जोड़ा। क्या होता है? मतलब जोड़ा होता है। जैसे आपने नाम सुना होगा ना, वैवाहिक युग्म है, वैवाहिक दंपति है, वैवाहिक जोड़ा है, यानी शादीशुदा वाला जोड़ा, ठीक है। अब जोड़ा कैसे बनता है? जैसे कि जूतों का जोड़ा है, चप्पलों का जोड़ा है, मोजों का जोड़ा है, तो जोड़ा कब बनता है? दो वस्तुएं मिलकर के एक जोड़ा बनाती हैं, ठीक है। तो जोड़े का मतलब है यहां पर हमारे पास कितनी वस्तुएं होंगी? दो वस्तुएं होंगी, ठीक है। अब वस्तुओं में हमारे पास यहां पर क्या होती है? संख्याएं। भाई गणित में तो वस्तुएं संख्या ही होती है, ठीक है, तो यहां पर होती है हमारे पास में संख्याएं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास दो संख्याओं का एक ऐसा युग्म होगा, एक ऐसा जोड़ा होगा जिसमें क्रम का महत्व होगा, ठीक है। और इसको लिखा कैसे जाता है बच्चों? इसको लिखा जाता है इस प्रकार से, ए कॉमा बी। मान लो मेरे पास कोई दो संख्या है ए और बी, ठीक है, तो ए कॉमा बी के रूप में इसको लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसको देखकर आपको कुछ याद आया? 10वीं क्लास तक बच्चों आप किसी बिंदु के निर्देशांकों को कैसे लिखते थे? मान लो हमारे पास कोई बिंदु P है, उसके निर्देशांक को हम इस प्रकार लिखते थे 2,3। बिंदु Q है, उसके निर्देशांक को हम 4,1 इस प्रकार से लिखते थे, ठीक है। तो जैसे बच्चों आप लोग 10वीं क्लास तक किसी बिंदु के निर्देशांकों को लिखते थे, उन्हीं को हम बोलते हैं क्रमित युग्म, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर क्रम का क्या महत्व है, इसका क्या मतलब है, इसको मैं आपको समझाता हूं। देखो बच्चों, मान लो मेरे पास में ये कोई निर्देशांक तल है, ये एक्स अक्ष है और ये मेरे पास में वाई अक्ष है, ठीक है। ये मेरे पास मूल बिंदु है 0, यहां मान लो 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है, यहां 1 है, यहां 2 है, यहां पर 3 है, ठीक है। अब एक बिंदु P लिया हमने जिसके निर्देशांक थे 2,3। तो देखो बच्चों, बिंदु P कहां पर होगा? एक्स निर्देशांक 2, वाई निर्देशांक 3 है, तो ये वाला बिंदु हो जाएगा, बिंदु P क्या हो जाएगा? 2,3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब मान लो बच्चों मैं एक बिंदु R लेता हूं जिसके निर्देशांक है 3,2। मैंने क्या किया? मैंने इनको परिवर्तित कर दिया, 2 को पीछे लिख दिया, 3 को आगे लिख दिया, इनका क्रम बदल दिया, तो मेरे पास क्या हो गया? बिंदु R 3,2 हो गया। अब यहां पर देखो बिंदु R कहां पर होगा? बिंदु R होगा 3,2। तो बच्चों वो वाला बिंदु आपका यहां कहीं होगा 3,2। अब देखो ये दोनों बिंदु हमारे अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं है। भाई बिंदु P ये है, बिंदु R ये है, दोनों अलग अलग बिंदु हैं। इसका मतलब यहां पर बच्चों क्रम का महत्व होता है, ठीक है। तो ये मतलब है क्रम का, कि आप यहां पर क्रम को परिवर्तित नहीं कर सकते। यदि आपने क्रम परिवर्तित किया तो वो अन्य युग्म बन जाएगा, वही युग्म नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये होते हैं आपके क्रमित युग्म। ओके बच्चों। अच्छा, अब यहां पर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बच्चों क्रमित युग्मों की समानता, ठीक है, कि कब दो क्रमित युग्म समान कहे जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि मान लो मेरे पास में कोई दो क्रमित युग्म है, एक तो है x1, y1 और एक है x2, y2। ये बच्चों मेरे पास में कोई दो क्रमित युग्म है। अब मैं कहता हूं कि ये बराबर है, तो ये बराबर कब होंगे बच्चों? ये बराबर तब होंगे जब पहले क्रमित युग्म का पहला घटक दूसरे क्रमित युग्म के पहले घटक के बराबर हो, और पहले क्रमित युग्म का दूसरा घटक दूसरे क्रमित युग्म के दूसरे घटक के बराबर हो, ठीक है। दो क्रमित युग्म समान होते हैं यदि और केवल यदि उनके संगत प्रथम घटक और द्वितीय घटक समान हो, ठीक है। अर्थात ये दोनों क्रमित युग्म बराबर होंगे यदि
x1 बराबर हो x2 के तथा y1 बराबर हो y2 के। प्रथम घटक के बराबर होना चाहिए, द्वितीय घटक के बराबर होना चाहिए, तभी बच्चों ये क्रमिक युग्म बराबर होंगे। ठीक है, अब चलिए बच्चों इस टॉपिक पर आधारित हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है, x और y ज्ञात करो यदि क्रमिक युग्म 2x प्लस 1,5 और x, y प्लस 1 बराबर हो। ठीक है, तो यहां पर देखो ये दोनों क्रमिक युग्म हमें बराबर दिए गए, तो 2x प्लस 1,5 बराबर है x, y प्लस 1 के। अब दो क्रमिक युग्म कब बराबर होते हैं? जब उनके संगत प्रथम घटक और द्वितीय घटक समान हो। अब पहले क्रमिक युग्म का पहला घटक क्या है? 2x प्लस 1। दूसरे क्रमिक युग्म का पहला घटक क्या है? x। ये बराबर होने चाहिए। अब बच्चों पक्षांतरण करते हैं, तो इस x को मैं यहां पे लेके आता हूं, इस 1 को मैं यहां पे लेके जाता हूं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस x बराबर -1। 2x में से 1x गया तो x बच गया, तो x बराबर हो गया -1। x का मान बच्चों हमारे पास क्या हो गया? -1 हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार बच्चों दूसरा घटक दूसरे घटक के बराबर होना चाहिए, तो 5 बराबर होना चाहिए y प्लस 1 के। अब यहां से y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 1 बराबर में 4। ठीक है, तो y का मान हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। x का मान -1 आ गया, y का मान 4 आ गया। x बराबर -1, y बराबर 4 के लिए ये दोनों क्रमिक युग्म बराबर है। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हो, मान डाल के देख लो। -1 डालोगे तो -2 प्लस 1 -1, 5 बन जाएगा। यहां पे डालोगे -1, 4 और 1 5 हो जाएगा, दोनों बराबर आ गए ना। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपको दो क्रमिक युग्मों को समान करना होता है। ओके, अब हम चलते हैं बच्चों समुच्चय के कार्तीय गुणन पर। ठीक है, देखो बच्चों जैसे आप लोगों ने संख्याओं का गुणनफल किया है, ऐसे ही हम समुच्चयों का भी गुणन करते हैं, बट यहां पर ये गुणन सिंपल गुणन नहीं हो करके कार्तीय गुणन होता है। ठीक है, अब क्या होता है समुच्चयों का कार्तीय गुणन, ये हम लोग यहां पर समझते हैं। मान लो बच्चों मेरे पास कोई समुच्चय A है जिसमें मेरे पास अवयव है A, B, C। चलो पहले मैं आपको इसको दैनिक जीवन से जुड़े हुए एग्जाम्पल से समझाता हूं। ठीक है, मान लो मेरे पास समुच्चय A है जिसमें मेरे पास में 3 व्यक्ति है। ठीक है, एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम और एक का नाम है मोहन। ठीक है, मान लो कोई व्यक्ति A है, उसके 3 बेटे हैं राम, श्याम और मोहन। ठीक है, अब एक व्यक्ति B है, इसकी 3 बेटियां हैं, एक का नाम है सीता, एक का नाम है गीता, एक का नाम है राधा। ठीक है बच्चों, अब भाई A और B दोनों मान लो बचपन के दोस्त हैं। ठीक है, अब वो अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाह रहे हैं। ठीक है, ये व्यक्ति A और ये व्यक्ति B, ये दोनों अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाह रहे हैं। तो उन्होंने एक सुझाव रखा कि क्यों ना हम अपने बेटों की शादी अपनी पुत्रियों से करवा दो। उसने कहा कि यार मेरे बेटों की शादी तो अपनी बेटी से करवा दे, ताकि हमारी जो दोस्ती है वो और मजबूत हो सके। तो बच्चों मेरा आपसे क्वेश्चन है कि बताइए कैसे कैसे कनेक्शन बन सकते हैं। ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि कैसे कैसे शादियां पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, तो देखो यहां पर राम है एक बेटा। ठीक है, एक बेटा है राम। अब राम की शादी सीता के साथ भी हो सकती है, गीता के साथ भी हो सकती है, राधा के साथ भी हो सकती है। तो राम के पास में 3 अपॉर्चुनिटी है, 3 अवसर है। वो चाहे तो सीता से शादी कर सकता है, चाहे तो गीता से, चाहे तो राधा से। इसी प्रकार श्याम के पास भी 3 ऑप्शन है, वो भी सीता से भी कर सकता है, गीता से भी कर सकता है और राधा से भी कर सकता है।
ठीक है। और इसी प्रकार मोहन के पास भी 3 ऑप्शन है, वो सीता से भी कर सकता है, गीता से भी कर सकता है और राधा से भी कर सकता है। ठीक है। अब यदि बच्चों मैं इनको क्रमित युग्मों के रूप में लिखूं, जहां पर पहला अवयव मैं लिख रहा हूं लड़के को और दूसरा अवयव मैं लिख रहा हूं लड़की को, तो देखो हमारे पास क्रमित युग्म क्या क्या बनेंगे। एक बनेगा राम कौमा सीता, ठीक है। दूसरा क्रमित युग्म बन जाएगा राम कौमा गीता, ठीक है। तीसरा क्रमित युग्म बन जाएगा राम कौमा राधा। इसी प्रकार आगे बनेंगे श्याम कौमा सीता, श्याम कौमा गीता, श्याम कौमा राधा, मोहन कौमा सीता, मोहन कौमा गीता, मोहन कौमा राधा। ये हमारे पास बच्चों युग्म बन जाएंगे, जोड़े बन जाएंगे। अब इन सभी क्रमित युग्मों के समुच्चय को, इन सभी क्रमित युग्मों के समुच्चय को बच्चों हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं समुच्चय ए से समुच्चय बी में कार्तीय गुणन। क्या कहते हैं, समुच्चय ए से समुच्चय बी में कार्तीय गुणन कहते हैं, और इसे हम ए क्रॉस बी से निरूपित करते हैं। ठीक है। तो ये होता है समुच्चय ए से समुच्चय बी में कार्तीय गुणन। अब यहां पर देखो बच्चों, जो क्रमित युग्मों का पहला घटक है, पहला अवयव है, वो समुच्चय ए का अवयव है, और जो दूसरा अवयव है वो समुच्चय बी का अवयव है। ठीक है। तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है जिनका प्रथम घटक समुच्चय ए से और द्वितीय घटक समुच्चय बी से लिया जाता है। ठीक है। तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी उन सभी क्रमित युग्मों ए कॉमा बी का समुच्चय होता है जहां पर ए तो होता है आपके समुच्चय ए से और बी होता है समुच्चय बी से। तो ये हो जाएगी समुच्चयों के कार्तीय गुणन की गणितीय परिभाषा। आप चाहो तो इस परिभाषा को नोट डाउन भी कर सकते हो। दो अरिक्त समुच्चयों ए तथा बी का कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है जिनका प्रथम घटक समुच्चय ए से तथा द्वितीय घटक समुच्चय बी से लेकर बनाया जाता है। ठीक है। तो इसे कहते हैं बच्चों हम समुच्चय ए से समुच्चय बी में कार्तीय गुणन। चलो बच्चों, अब हम एक मैथ का उदाहरण लेते हैं। मान लो बच्चों मेरे पास में ए बराबर है 1, 2 और 3, ठीक है, और एक समुच्चय बी है, इसके अंदर अवयव है मेरे पास में 2 और 3, ठीक है। अब मुझे यहां पर ए क्रॉस बी निकालना है, तो देखो ए क्रॉस बी हमारे पास क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी में क्रमित युग्म होंगे, उनका पहला घटक होगा समुच्चय ए से, दूसरा घटक होगा समुच्चय बी से। अब देखो यहां पर एक अवयव है समुच्चय में, इसके पास 2 तरीके हैं, 2 के साथ भी बना सकता है जोड़ा, 3 के साथ भी बना सकता है। ऐसे 2 के पास भी 2 तरीके हैं, वो 2 के साथ भी बना सकता है, 3 के साथ भी बना सकता है। 3 के पास भी 2 तरीके हैं, वो 2 के साथ भी बना सकता है और 3 के साथ भी बना सकता है। तो क्या क्या पॉसिबल हो जाएंगे यहाँ पर, 1,2 हो जाएगा, एक तो 1,3 हो जाएगा, 1,2,2 हो जाएगा, 1,2,3 हो जाएगा, 1,3,2 हो जाएगा और 1,3,3 हो जाएगा। आप देखो यहां पर क्रमित युग्मों का पहला घटक समुच्चय ए से लिया गया है और दूसरा घटक समुच्चय बी से लिया गया है। तो ये हो गया बच्चों ए क्रॉस बी। अच्छा, क्या बच्चों मैं इसी प्रश्न में बी क्रॉस ए निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। अब देखो बी क्रॉस ए का मतलब क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए का मतलब हो जाएगा
उन सभी क्रमिक युग्मों का समुच्चय जिनका प्रथम घटक समुच्चय बी से हो और द्वितीय घटक समुच्चय ए से हो। तो यहां से देखो बच्चों में एक बात पता चली कि जो सबसे पहले लिखा होगा उसका होगा पहला घटक, जो बाद में लिखा होगा उसका होगा दूसरा घटक। ठीक है, तो अब यहां पर देखो बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा। अब बी के अंदर है तो अवयव 2। अब 2 के पास में 3 रास्ते हैं, वो चाहे तो 1 के पास जा सकता है, चाहे तो 2 के पास, चाहे 3 के पास। इसी प्रकार 3 के पास भी 3 रास्ते हैं, वो 1 के साथ भी जा सकता है, 2 के साथ भी जा सकता है और 3 के साथ भी जा सकता है। तो बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 1, 2, 2, 2, 3। ठीक है, इसी प्रकार 3, 1, 3, 2, 3, 3। ये हमारे पास बच्चों हो जाएगा। ठीक है, अब क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर है? नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि इनका प्रत्येक घटक बराबर नहीं है। ठीक है, देखो बच्चों दो समुच्चय कब बराबर होते हैं? जब उनके सभी अवयव बराबर हों। तो यहां पर देखो 1,2 है, यहां पर कहीं 1,2 नहीं आ रहा, यहां पर 2,1 है, यहां पर 2,1 कहीं भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू होता है बी क्रॉस ए के। ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। ठीक है बच्चों, ये बात आपको याद रखनी है, सामान्यता ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। ठीक है, अच्छा अब बच्चों हम लोग देखते हैं कार्तीय गुणन का तीर आरेख से निरूपण। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कार्तीय गुणन का तीर आरेख से निरूपण। अब बच्चों मान लो मेरे पास समुच्चय ए है, इसमें मेरे पास अवयव है 1, 2 और 3। ठीक है, समुच्चय बी है, इसमें अवयव है मेरे पास में ए और बी। ठीक है, अब देखो ए क्रॉस बी क्या होगा। ए क्रॉस बी हो जाएगा हमारे पास ए, 1, 1, बी, 2, ए, 2, बी, 3, ए, 3, बी। ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास ए क्रॉस बी। अब यदि मुझे ए क्रॉस बी को तीर आरेख से निरूपित करना हो तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले हम बनाएंगे समुच्चय ए को इस प्रकार से, इसी प्रकार हम समुच्चय बी को बनाएंगे इस प्रकार से। अब समुच्चय ए के अंदर कौन कौन से अवयव हैं? 1, 2, 3, इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे 1, 2, 3। बी के अंदर कौन कौन से अवयव हैं? ए और बी, इनको हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब बच्चों ए का संबंध किस किस के साथ हो सकता है? ए का कनेक्शन किस किस के साथ हो सकता है? एक का कनेक्शन ए के साथ भी हो सकता है और एक का कनेक्शन हो सकता है बी के साथ। देखो एक से हमें ए और बी को जोड़ना है तो एक से तीर छोड़ा ए की तरफ, एक तीर छोड़ा बी की तरफ। ठीक है, तभी तो तीर आरेख से निरूपण बोलते हैं ना, तीर जा रहे हैं। ठीक है, तीर बन गए। ठीक है, इसी प्रकार 2 का ए के साथ भी है, 2 का बी के साथ भी है, 3 का ए के साथ भी है, 3 का बी के साथ भी है। अब बच्चों आपको ध्यान रखना है कि तीर की दिशा जो रहेगी ना वो रहेगी दूसरे समुच्चय की तरफ। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका ए क्रॉस बी हो गया। क्या हो गया ये? ए क्रॉस बी। तो इस प्रकार से बच्चों हम समुच्चय के कार्तीय गुणन को तीर आरेख से निरूपित करते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद बच्चों हम जानते हैं कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या को। ठीक है, तो यहां पर देखो एक चीज आपने नोटिस की कि समुच्चय ए में कितने अवयव हैं? समुच्चय ए में अवयवों की संख्या को हम एन ऑफ ए से दर्शाएंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है समुच्चय ए में अवयवों की संख्या। अब कितने अवयव है यहां पर? 3। बी में कितने अवयव हैं? मात्र 2। ठीक है, अब ए क्रॉस बी में कितने अवयव आए यहां पर? एन ऑफ ए क्रॉस बी। यहां पर बच्चों कितने क्रमिक युग्म है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 क्रमिक युग्म है। तो एन ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो गया? 6 हो गया। ठीक है, अच्छा अब मान लो बच्चों मेरे पास समुच्चय ए में पी अवयव हों और समुच्चय बी में क्यू अवयव हों। सो ए से बी में
कार्तीय गुणन में अवयवों क्रमित युग्मों की संख्या यानी n ऑफ a क्रॉस b बराबर हो जाएगा p q के। किसके बराबर हो जाएगा? p q के बराबर हो जाएगा। जैसे कि मान लो मैं कहूं समुच्चय a में 10 अवयव है और समुच्चय b में 50 अवयव हैं। सो a क्रॉस b में कितने क्रमित युग्म होंगे? n ऑफ a क्रॉस b बराबर हो जाएगा 10 गुणा 50 मतलब कि 500। कितने क्रमित युग्म हो जाएंगे? 500 क्रमित युग्म बच्चों आपके हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर? अब इसके बाद बच्चों कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो महत्वपूर्ण बिंदु आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो पहला महत्वपूर्ण बिंदु है वही जो भी मैंने आपको बताया कि यदि समुच्चय a में p अवयव हो, b में q अवयव हो, तो a क्रॉस b में p q अवयव होते हैं। अर्थात यदि n ऑफ a बराबर p हो, n ऑफ b बराबर q हो, तो n ऑफ a क्रॉस b बराबर होता है p q के। ठीक है, पहला महत्वपूर्ण बिंदु तो आपका ये है बच्चों। ओके, इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि यदि a तथा b अरिक्त समुच्चय हो, मतलब उनमें कोई ना कोई अवयव हो, ठीक है, और a या b में से कोई एक अपरिमित हो। अपरिमित का मतलब जिसमें अवयवों की संख्या को गिनना संभव ना हो, तो a क्रॉस b भी अपरिमित समुच्चय होता है। क्या होता है बच्चों? अपरिमित समुच्चय। ठीक है, इसके अलावा यहां पर तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि a क्रॉस b नॉट इक्वल टू होता है b क्रॉस a, सामान्यता। ठीक है, परंतु मान लो बच्चों मैं आपसे कह दूं कि a क्रॉस b बराबर है b क्रॉस a के, तो ये कब संभव है? a क्रॉस b क्रॉस a के बराबर है, ये कब संभव होगा? ये तभी संभव होगा जब a और b समान समुच्चय हो। यदि a और b समान समुच्चय हैं तो a क्रॉस b क्रॉस a के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि आपको याद रखने हैं। ओके बच्चों, क्लियर बेटा यहां तक? ठीक है, अच्छा अब यहां पर बच्चों में एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि यदि a बराबर 2,3 b बराबर 1, 2, 3 हो तो a क्रॉस b और b क्रॉस a ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो a क्रॉस b क्या हो जाएगा? a क्रॉस b का मतलब बच्चों हमें उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय बनाना है जिनका प्रथम घटक समुच्चय a से होगा और द्वितीय घटक होगा समुच्चय b से। ठीक है, तो देखो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2, 3,3। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास a क्रॉस b। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं बच्चों हम b क्रॉस a की। तो देखो b क्रॉस a क्या होगा? b क्रॉस a का मतलब है उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय जिनका प्रथम घटक b समुच्चय से हो, द्वितीय घटक a समुच्चय से हो। ठीक है, सो b क्रॉस a हमारे पास हो जाएगा प्रथम अवयव b समुच्चय का, तो 1, 2, 1,3 भी कर देते हैं साथ में, है ना? 1, 2, 1,3, 2, 2,3, 3,2, 3,3। ठीक है, यही होगा b क्रॉस a। पहला भी वहां से लेना था तो 1,2, 1,3, 2,2, 2,3, 3,2, 3,3। ये हमारे पास हो जाएगा b क्रॉस a। ठीक है, अब देखो बच्चों n ऑफ a क्रॉस b क्या हुआ? ये बराबर हो गया n ऑफ a गुणा n ऑफ b के। आप चाहे तो यहां पर चेक भी कर सकते हो, यहां पर 2 अवयव थे, यहां पर 3, 2 3 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी प्रकार n ऑफ b क्रॉस a क्या हुआ? ये हो गया n ऑफ b गुणा n ऑफ a के। अब ये भी 6 हो जाएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इसके अलावा देखो यहां पर 2,1 यहां पर है, क्या यहां पर है? नहीं है। इसका मतलब a क्रॉस b क्रॉस a के बराबर नहीं है।
तो ये चीज भी यहाँ पर सत्यापित होती है। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से हम समुच्चयों का कार्य गुणन करते हैं। ओके, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है बच्चों जिसमें आपको A क्रॉस B दिया गया है, आपको समुच्चय A और समुच्चय B ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो आप इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करोगे। इस प्रश्न को आप सॉल्व करोगे यदि आपको समुच्चयों के कार्य गुणन की परिभाषा आती है तो क्या होता है बच्चों, समुच्चयों का कार्य गुणन उन सभी क्रमितियों का समुच्चय होता है जिनका प्रथम घटक इस समुच्चय से लिया जाता है, द्वितीय घटक इस समुच्चय से लिया जाता है। अब यहां पर हमें A क्रॉस B दिया गया है, तो A क्रॉस B बच्चों यदि हमें दिया गया है तो A समुच्चय क्या होगा, प्रथम घटकों का समुच्चय हो जाएगा। प्रथम घटक कौन कौन से हैं, देखो एक तो A है और एक B है, तो A समुच्चय हो गया A, B। B हो जाएगा द्वितीय घटकों का समुच्चय, क्या है X और Y, तो B हो जाएगा आपके पास X और Y। ठीक है, तो ये आपका A समुच्चय हो गया, ये आपका B समुच्चय हो गया। ओके बच्चों, क्लियर। तो ये तो बात की हमने बच्चों समुच्चयों के कार्य गुणन की। अब हम बच्चों बात करते हैं संबंध की, कि संबंध क्या होता है। बच्चों संबंध शब्द आपने दैनिक जीवन में कई जगह पर सुना है, जैसे कि माता का पुत्र के साथ संबंध, पति का पत्नी के साथ संबंध, भाई का बहन के साथ संबंध। इस तरीके के नाम सुने ना आप लोगों ने कि भाई तेरा मेरे साथ में संबंध है। ठीक है, अब इसी प्रकार से बच्चों गणित में भी संबंध होते हैं। ठीक है, किस प्रकार से होते हैं गणित में संबंध, अब हम इस चीज को समझते हैं। तो मान लो बच्चों मेरे पास में एक समुच्चय A है जिसमें मेरे पास भारत के कुछ राज्य हैं, जिसमें एक मान लो मेरे पास में राजस्थान है। ठीक है, एक मेरे पास में यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश है, एक मेरे पास में बिहार है, एक मेरे पास में बच्चों मध्य प्रदेश है MP। ठीक है, एक मेरे पास मान लो गुजरात है। ये मेरे पास में 5 राज्य हैं। ठीक है, और एक बच्चों मेरे पास दूसरा समुच्चय है, संग्रह है, इसमें भारत के कुछ शहरों के नाम हैं, जैसे कि एक है जयपुर, एक है उदयपुर, एक है लखनऊ, एक है पटना, एक है कानपुर। ठीक है, एक है भोपाल, एक है अहमदाबाद, एक मान लो इंदौर है। ठीक है, तो ये मेरे पास भारत के कुछ शहर है। ठीक है, समुच्चय A मेरे पास में ये है, समुच्चय B मेरे पास में ये है। अब यदि बच्चों मैं आपसे A क्रॉस B के बारे में पूछूं, मतलब समुच्चय A का समुच्चय B से कार्तीय गुणन के बारे में पूछूं, तो आप क्या बोलोगे। A क्रॉस B क्या होगा, A क्रॉस B बच्चों हमारे पास हो जाएगा राजस्थान, शॉर्ट में इसको मैं राज डॉट लिख रहा हूं। ठीक है, राजस्थान कॉमा जयपुर होगा। ठीक है, चलो इसको मैं अच्छा ऐसे करता हूं, मैं इनको शॉर्ट छोटे छोटे नाम दे देता हूं, है ना, ताकि हमें लिखने में सुविधा रहे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो राजस्थान को मैं R से लिख रहा हूं, यूपी को मैं U से लिखूंगा, बिहार को मैं B से लिखूंगा, MP को मैं M से लिखूंगा, और गुजरात को मैं G से लिखूंगा। ठीक है, जयपुर को मैं J से लिखूंगा, उदयपुर को मैं U से लिखूंगा। ठीक है, लखनऊ को मैं L से, पटना को मैं P से, कानपुर को मैं K से, भोपाल को B से, अहमदाबाद को A से, और इंदौर को मैं लिखूंगा I से। ठीक है, क्या यहाँ पर कोई वर्ड 2 बार आया है क्या। अच्छा, यूपी और उदयपुर 2 बार आ गए, तो मैं इसको U1 कह देता हूं, इसको चलो मैं U2 कह देता हूं। ठीक है, अच्छा B एक बार, B भी 2 बार है क्या, चलो इसको मैं B1 कह देता हूं, इसको मैं B2 कह देता हूं, ताकि कंफ्यूजन ना रहे।
और तो कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो 2 बार आया हो। जी नहीं, एम नहीं है, जे नहीं है, आर नहीं है, एल नहीं, ठीक है, ओके। अब देखो राजस्थान का कनेक्शन इनमें से सबके साथ होगा, तो एक तो बनेगा आर कॉमा जे, एक बनेगा आर कॉमा U2, ठीक है, एक बनेगा आर कॉमा एल, एक बनेगा आर कॉमा पी, एक बनेगा आर कॉमा के, एक बनेगा आर कॉमा B2, एक बनेगा आर कॉमा ए, एक बनेगा आर कॉमा आई, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों यूपी का बनेगा, तो यू कॉमा जे, यू कॉमा U2, U1 है ना, U1, ठीक है, U1 कॉमा एल, U1 कॉमा पी, U1 कॉमा के, U1 कॉमा B2, U1 कॉमा ए, U1 कॉमा आई, ये हमारे पास बन जाएगा। इसी प्रकार B1 कॉमा जे, B1 कॉमा U2, B1 कॉमा एल, B1 कॉमा पी, B1 कॉमा के, B1 कॉमा B2, B1 कॉमा ए और B1 कॉमा आई हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगला बनेगा M कॉमा जे, M कॉमा U2, M कॉमा एल, M कॉमा पी, M कॉमा के, M कॉमा B2, M कॉमा ए, M कॉमा आई, ठीक है। अगला बन जाएगा G कॉमा जे, ठीक है, G कॉमा U2, G कॉमा एल, G कॉमा पी, G कॉमा के, G कॉमा B2, G कॉमा ए और G कॉमा आई, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास में एक क्रॉस भी बन जाएगा, ठीक है। देखो समुच्चय ए में कितने अवयव हैं? समुच्चय ए में बच्चों हमारे पास अवयव हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 अवयव है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पंजे 40 बनने चाहिए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 32 32 और 8 40 हो गए, ठीक है, क्लियर। 8 पंजे 40 हमारे पास बन गए, ओके। अब बच्चों मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं यहां पर समुच्चय ए के अवयवों को समुच्चय बी के अवयवों के साथ में एक कनेक्शन देता हूं, एक इनके साथ में एक रिश्ता बनाता हूं, ठीक है। और रिश्ता किस प्रकार से बनाता हूं? मैं इस प्रकार से बनाता हूं कि भाई यहां पर एक रिश्ता है R1 जो कि इस प्रकार से है कि यहां पर A कॉमा B के रूप में क्रमिक युग्म है, जहां पर A जो है वो तो बच्चों क्या है, A जो है वो है समुच्चय A का अवयव और B है समुच्चय B का अवयव, ठीक है। तथा B जो है B A की राजधानी है, बी क्या है? ए की राजधानी है, ठीक है बच्चों। यहां पर मैंने एक कनेक्शन इस प्रकार से बना दिया, ठीक है। ए कॉमा बी के रूप में हमारे पास क्रमिक युग्म है, जहां पर ए समुच्चय ए का अवयव है, बी समुच्चय बी का अवयव है, तथा बी जो है वो ए की राजधानी है, ठीक है। अब देखो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर, तो जयपुर का कनेक्शन किसके साथ होगा? राजस्थान के साथ। तो यहां पर R1 क्या हो जाएगा? R1 बराबर मेरे पास हो जाएगा R कॉमा में J, क्योंकि यहां पर J R की राजधानी है, जयपुर राजस्थान की राजधानी है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश, क्या राजस्थान की राजधानी इनमें से कोई और है? नहीं है।
उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ है ना। तो इसका मतलब यहां पर क्या बन जाएगा? यहां पर बन जाएगा U1 कॉमा में L। ठीक है। इसी प्रकार बिहार, बिहार की राजधानी क्या है? पटना। तो B1 का बन जाएगा P। ठीक है। MP, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, तो M का बन जाएगा B2। ओके बच्चों। अब गुजरात, गुजरात की राजधानी क्या है? अहमदाबाद, तो G का किसके साथ बन जाएगा? A के साथ। ठीक है। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास में बन जाएंगे, G का 1 के साथ बन जाएगा। अब यहां पर हमने क्या किया? यहां पर बच्चों हमने समुच्चय A के अवयवों को समुच्चय B के अवयवों के साथ में किसी रिश्ते द्वारा जोड़ा। ठीक है। और यही रिश्ता बच्चों आपका कहलाता है संबंध। इसी को हम लोग बोलते हैं गणित में संबंध। ठीक है। जहां पर हमने समुच्चय A के अवयवों को किसी निश्चित नियम द्वारा समुच्चय B के अवयवों के साथ जोड़ दिया। और वो निश्चित नियम क्या था? वो निश्चित नियम था B A की राजधानी है। ठीक है। चलो मैं और संबंध बनाता हूं और रिश्ता बनाता हूं इनके बीच में। मान लो बच्चों R2 है और R2 में हमारे पास में क्रमिक युग्म है C, D के रूप में, जहां पर C समुच्चय A का अवयव है, D समुच्चय B का अवयव है। ठीक है। और D जो है वो C का एक शहर है। क्या है बच्चों? D C का एक शहर है। ठीक है। तो यहां पर देखो R2 क्या हो जाएगा? R2 मेरे पास आ जाएगा, देखो राजस्थान में जयपुर भी आता है, उदयपुर भी आता है, तो R, J हो जाएगा। इसके अलावा R, U2 हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर आते हैं, तो U1, L हो जाएगा। U1, में K हो जाएगा। बिहार में पटना आता है, तो B1 के साथ में P हो जाएगा। ठीक है। मध्य प्रदेश में क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में आता है, कौन कौन से आते हैं? देखो, एक तो भोपाल और एक इंदौर, तो M के साथ में B2 हो जाएगा और M के साथ में I आ जाएगा। गुजरात में अहमदाबाद आता है, तो G के साथ आ जाएगा A। तो यहां पर बच्चों हमने देखो क्या किया, हमने समुच्चय A के अवयवों को समुच्चय B के अवयवों के साथ जोड़ा और यहां पर हमने संबंध बनाया कि DC का एक शहर है। क्या है? DC का एक शहर है। तो इस प्रकार के कनेक्शन को ही बच्चों हम बोलते हैं संबंध। क्या बोलते हैं? संबंध बोलते हैं। ठीक है। क्लियर बच्चों ये चीज? अच्छा, यहां पर एक चीज देखो ध्यान से, जो R1 में अवयव आए, क्या वो A क्रॉस B के अंदर थे? बिल्कुल थे। देखो R, J यहां पर है, U1, L यहां पर है, B1, P यहां पर है, M, B2 यहां पर है, G, A यहां पर है। ठीक है। इसके अलावा बच्चों जो R2 में अवयव आए, क्या वो A क्रॉस B में थे? R, J यहां पर था, R, U2 यहां पर था, U1, L यहां पर था, U1, K यहां पर था, B1, P यहां पर था, M, B2 यहां पर था, M, I यहां पर था, G, A यहां पर था। इसका मतलब R1 में जो भी अवयव हैं वो A क्रॉस B में है, R2 में जो भी अवयव हैं वो भी A क्रॉस B में है। और इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब बच्चों हो गया हमारे पास कि R1 जो है वो A क्रॉस B का एक उपसमुच्चय है, साथ में R2 भी A क्रॉस B का एक उपसमुच्चय है। तो यहां से बच्चों यदि हम संबंध की परिभाषा लिखेंगे तो संबंध की परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी अरिक्त समुच्चय A से
एरिक्त समुच्चय बी में संबंध काढ़ते गुणन ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है तथा यह उपसमुच्चय ए क्रॉस बी के क्रमों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये होता है बच्चों आपका संबंध। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं बच्चों एक उदाहरण की तरफ। प्रश्न बच्चों आपका, यदि a बराबर 1 2 3 और b बराबर 4 5 6 तो निम्नलिखित में कौन समुच्चय a से b में एक संबंध है, कारण सहित बताइए। तो यहाँ पर बच्चों देखो आपको 4 संबंध दिए गए, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन संबंध है कौन संबंध नहीं है। तो कैसे निर्धारण करेंगे, हम ये देखेंगे कि कौन a क्रॉस b का उपसमुच्चय है कौन नहीं है। यदि है तब तो बच्चों संबंध होगा, नहीं है तो संबंध नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो a क्रॉस b हमारे पास क्या बन जाएगा, a क्रॉस b बराबर बच्चों हमारे पास होगा 1,4, 1,5, 1,6, 2,4, 2,5, 2,6, 3,4, 3,5, 3,6। ये हो गया a क्रॉस b। ठीक है, अब देखो क्या R1 a क्रॉस b का उपसमुच्चय है, तो 1,5 यहां पर आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, 2,4 यहां पर है, यहां पर भी है, 3,5 यहां पर है, यहां पर भी है। इसका मतलब R1 उपसमुच्चय है a क्रॉस b का, तो ये संबंध है। इसी प्रकार R2 को देखो, यहां पर बच्चों 4,1 आ रहा है, यहां पर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये संबंध नहीं है। R3 को देखो 1,4 है, 2,5 है, 3,4 है, 2,6 है, 3,6 है, तो इसका मतलब R3 जो है वो भी a क्रॉस b का एक उपसमुच्चय है। इसका मतलब बच्चों ये भी संबंध है, और a क्रॉस b तो a क्रॉस b का उपसमुच्चय होगा ही, तो ये भी बच्चों संबंध होगा। ठीक है, तो दूसरा वाला संबंध नहीं है, बाकी सभी संबंध है। अब बच्चों आगे हम देखते हैं संबंधों की संख्या। ठीक है बच्चों, तो मान लो बच्चों मेरे पास कोई समुच्चय A है जिसमें मेरे पास P अवयव है, समुच्चय B में मेरे पास Q अवयव है। ठीक है, तो A क्रॉस B में कितने अवयव होंगे, A क्रॉस B में बच्चों हमारे पास अवयवों की संख्या हो जाएगी PQ। अब याद करो बच्चों, हमें पता है कि यदि किसी समुच्चय में m अवयव हों तो उसके कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं, 2 की घात m, इतने बच्चों उसके उपसमुच्चय बनते हैं। तो अब ऐसा सोचो कि एक हमारे पास समुच्चय है जिसमें PQ अवयव है, तो कितने उपसमुच्चय बनेंगे, 2 की घात PQ। तो वही हो जाएगी बच्चों आपकी समुच्चय A से B में संबंधों की संख्या। A से B में संबंधों की संख्या बराबर होगी 2 की घात PQ के। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आप समुच्चय A से समुच्चय B में संबंधों की संख्या ज्ञात कर सकते हो। चलो इसका एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण मान लीजिए समुच्चय A में 1,2 है, B में 3,4 है, तो A से B के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पर देखो n ऑफ A में कितने अवयव हैं, 2, n ऑफ B में भी 2 अवयव हैं, तो n ऑफ A क्रॉस B में कितने अवयव होंगे, 2 गुणा 2 मतलब कि 4। सो A से B में संबंधों की संख्या क्या हो जाएगी, A से B में संबंधों की संख्या बराबर हो जाएगी बच्चों हमारे पास 2 की घात 4 के, अर्थात 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई समुच्चय A से B में संबंधों की संख्या। ओके बच्चों, ठीक है। अब बच्चों बाकी की बातें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब समय हो गया बच्चों आपकी आज की क्विज का, तो सभी बच्चे तैयार हो जाइए आज की क्विज के लिए। आपके सामने आ रहा है आज की क्विज का पहला प्रश्न, जो कि इस प्रकार है। मान लीजिए कोई समुच्चय A है जिसमें x y z अवयव है, B में 1,2 है, सो A से B के संबंधों की संख्या बताइए कितनी होगी। पहला विकल्प है 2 की घात 3, दूसरा विकल्प है 6 की घात 2, तीसरा विकल्प है 2 की घात 6, चौथा विकल्प है बच्चों 6। बताइए बच्चों कौन सा विकल्प सही होगा। A से B में संबंधों की संख्या क्या होगी, बताइए मुझे जल्दी से इसका आंसर।
चलिए बच्चों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि 8 से कम प्राकृत विषम संख्याओं का समुच्चय A है तथा 11 से कम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय B है तो A से B में संबंधों की संख्या क्या है? पहला विकल्प है 4 की घात 8, दूसरा विकल्प है 16 की घात 2, तीसरा विकल्प है 4 की घात 2, चौथा विकल्प है 4 की घात 9 माइनस में 1। बताइए बच्चों कौन सा विकल्प सही होगा? सही विकल्प के बारे में मुझे बताइए। पहले समुच्चय ए ज्ञात करो, फिर समुच्चय बी ज्ञात करो, उसके बाद देखो समुच्चय ए में कितने अवयव हैं, समुच्चय बी में कितने अवयव हैं, फिर आप ए से बी में संबंधों की संख्या बता पाओगे। बच्चों आपका समय होता है यहां पर समाप्त। अब डिस्कस करते हैं इनके उत्तर। तो पहला प्रश्न देखो क्या था बच्चों, पहला प्रश्न था आपके पास ए में 3 अवयव हैं, बी में 2 अवयव हैं, तो एन ऑफ ए बराबर है 3 के, एन ऑफ बी बराबर है 2 के। तो ए से बी में संबंधों की संख्या क्या हो जाएगी? ए से बी में संबंधों की संख्या बराबर 2 की घात एन ऑफ ए गुणा एन ऑफ बी, ये होगी, ये हो जाएगा 2 की घात 3 गुणा 2 मतलब 2 की घात 6 हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प बच्चों सही हो जाएगा? सी विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अब यहां पर देखो समुच्चय ए क्या होगा? 8 से कम प्राकृत विषम संख्याएं, तो कौन कौन सी होती हैं? 1, 3, 5 और 7। और बी समुच्चय क्या है? 11 से कम अभाज्य संख्याएं, कौन कौन सी हैं? 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। 4 संख्याएं हैं, 9 नहीं होती है बेटा, 9 अभाज्य संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो 4 यहां पर है अवयव, 4 अवयव यहां पर हैं, तो संबंधों की संख्या हो जाएगी 2 की घात 4 गुणा 4 मतलब 2 की घात 16। अब ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, तो फिर बच्चों इसको आगे चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 2 की घात 4 और फिर इसकी पूरे की घात 4 के बराबर, या फिर 2 की घात 2 और इस पूरे की घात 8 के बराबर। तो या तो ये बनेगा 16 की घात 4 या बनेगा 4 की घात 8। अब देखो कौन सा विकल्प मिल रहा है? 4 की घात 8 मिल रहा है, तो ए विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपकी आज की क्विज के दोनों प्रश्नों के उत्तर। अब आज की क्लास में बच्चों हमने सबसे पहले तो जाना क्रमित युग्म को, उसके बाद हमने क्रमित युग्मों की समानता देखी, फिर समुच्चयों का कार्तीय गुणन देखा, कार्तीय गुणन का निरूपण देखा, संबंध देखा, संबंधों की संख्या देखी। इन 2 टॉपिक्स को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आज की क्लास को होमवर्क ऐप पर डाल दिया गया है, आप लोग होमवर्क सेक्शन जाकर आज को होमवर्क डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम बात करेंगे संबंधों के निरूपण, संबंध के प्रांत सह प्रांत परिसर के बारे में तथा संबंधों के प्रकारों के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जो आपकी होने वाली है बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि वहां से हम 12th का आपका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। जल्दी मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।